हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। शायद आपको याद हो, पिछली क्लास में मैंने आपको डिफरेंसेस बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपसे कहा था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है द चेंज, एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब रिलेशनशिप में कोई चेंज होता है, कोई बदलाव आता है, तो हम उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, जिनमें कवर होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऑल आर कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज टू बी चेंज्ड, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, अगर हम फॉर्म को डिसॉल्व करने की बात करें तो इसका मतलब होता है कि फॉर्म को क्लोज कर देना, फॉर्म को वाइंड अप कर देना, फॉर्म को डिसॉल्व कर देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना। इसे हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जिसे जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें मैंने आपसे क्या बताया, मैंने इसमें कहा कि सर हाउ टू डिसॉल्व अ पार्टनरशिप फॉर्म, कैसे डिसॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा था बेटा, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा कैश या बैंक अकाउंट। याद है आपको? डेफिनेटली। इसके बाद मैंने आपसे कुछ जनरल एंट्री लिखवाया था रिलेटिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद है आपको? यस सर। मैंने कहा था देखो बेटा, अगर फर्म को डिसॉल्व करना है तो किसी ना किसी को हायर करना पड़ेगा, और जिस व्यक्ति को, जिस एजेंट को हम हायर करते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग नाम दे देते हैं रियलाइजेशन, है ना। और अगर मान लो सारे असेट्स बेचने और लायबिलिटी की पेमेंट करने की जिम्मेदारी हम उस रियलाइजेशन को, उस एजेंट को देंगे, तो पहले सारे असेट्स मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। और असेट ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री क्या होती है बताइए। तो सर असेट ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री होती है, मैंने शायद आपको याद करने के लिए ऐसे बोला था कि बेटा एक चीज ध्यान रखना, दूसरा नाम रियलाइजेशन का लगा देना। अगर हम अपनी सारी असेट्स रियलाइजेशन को हैंड ओवर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा बताओ। तो सर हमारे पास से एसेट चला जाएगा, और एसेट्स कम होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट कौन होगा? रियलाइजेशन। तो एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। फिर मैंने कहा था जब हम सारी लायबिलिटीज उसे हैंड ओवर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे सर? लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगा क्या? एंट्री बनेगा, एंट्री बनेगा सन्ड्री लायबिलिटी या आउटसाइडर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके बाद असेट्स बेचेंगे तो एंट्री क्या होगा? तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर हम असेट बेचते हैं तो पैसा आएगा तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और दूसरा नाम किसका? रियलाइजेशन का। सर कैश का नाम क्यों नहीं लगाएंगे? अरे कैश तो हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन को दे दिया, कैश हमारे पास है कहां, सॉरी असेट्स हमारे पास है कहां, असेट्स तो हमने ऑलरेडी किसको दे दिया? रियलाइजेशन को। इसलिए हम एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और लायबिलिटी पेमेंट करने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ठीक है, इसी तरह से मैंने पिछली क्लास में टोटल 11 एंट्री करवाए थे। आज हम उसी एंट्रीज को रीकैप करेंगे विद एग्जाम्पल। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। पढ़ते हैं। देखो मैंने तुम्हारे लिए एक सवाल ड्राफ्ट कर रखा है, प्लीज मेरे साथ पढ़ना। क्या लिखा है पढ़ो। यहां लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर। ठीक से पढ़िए क्या लिखा है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। इनका रेशियो गिवन है 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, और इन दोनों का बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2019 को। लायबिलिटी में लिखा है क्रेडिटर 5000 का, बिल्स पेबल 3000 का, रिजर्व 6000 का, कैपिटल एक्स और वाई का 20 और 11,000। असेट्स में है कैश, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर और प्रॉफिट एंड लॉस। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट लिखा है। अब मेरा काम क्या है, तो नीचे देखो डिमांड में क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्री। तो मुझे तो सिर्फ जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, अब सबसे पहला जो सवाल उठता है मेरे सामने कि सर हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। आप तो मुझे ये बता दीजिए कि सवाल को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो बेटा सिंपल,
लाइन बाय लाइन। सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ो, फिर बैलेंस शीट को खाली करो। आई रिपीट, स्टेप बता रहा हूं, ठीक से सुन लेना। चलो मैं जर्नल एंट्री बाद में करवाऊंगा, पहले स्टेप लिखा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस को एग्जाम में जब बच्चा बैठा होता है इसको समझ ही नहीं आता है कि सर स्टार्ट कहां से करूं, स्टार्ट कहां से करूं। सवाल तो मुझे आता है बट हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, कैसे स्टार्ट करूं, इसीलिए मैं स्टेप बता देता हूं। चलिए इसमें भी लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन, आपको पता है फर्स्ट लाइन पढ़ने से हमें आइडिया लग जाता है कि पुराने पार्टनर का नाम क्या है और उनका रेशियो क्या है। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 2, हम बैलेंस शीट को खाली कर देंगे। खाली करेंगे मतलब जो जहां ट्रांसफर हो सकता है उसे ट्रांसफर कर देंगे। जो जहां ट्रांसफर हो सकता है मतलब अगर असेट्स हुआ तो उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी हुआ तो उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, अगर कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट या लॉस है तो उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैश या बैंक का बैलेंस है तो उसे कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट को एम्प्टी खाली कर देंगे। स्टेप नंबर 3, एडजस्टमेंट। हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। पता है आपको मजे की बात बताऊं, एडजस्टमेंट में हर सवाल में एक ही बात बोलेगा, असेट बिक गया, लाइबिलिटी की पेमेंट हो गया, असेट बिक गया, लाइबिलिटी की पेमेंट हो गया, दैट्स इट। और क्या बताएगा वो, हम भैया डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो हमें बताएगा कि कितने का असेट्स बिका, कितने की हमने लाइबिलिटी पेमेंट करा, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ बता ही नहीं सकता वो। इसके बाद स्टेप नंबर 4 होता है हमारे पास चेक करने के लिए, चेक लाइबिलिटीज। चेक करो कि क्या ऐसी कोई लाइबिलिटी है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। अगर ऐसी कोई लाइबिलिटी है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है तो हम उस लाइबिलिटीज को फुल अमाउंट से पेड करेंगे। हम उस लाइबिलिटी को फुल अमाउंट से पेड करेंगे। ओके, क्या जिसके बारे में कुछ नहीं बता। सर अगर मान लो किसी असेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो देन इग्नोर। अगर असेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो मान लेना कि उस असेट्स की वैल्यू कितनी है, 0। उस असेट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, हम ऐसा मान लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, फिर बैलेंस शीट को खाली करेंगे, ट्रांसफर करेंगे सारी आइटमों को, एडजस्टमेंट डील करेंगे और उसके बाद फिर लाइबिलिटी को चेक करेंगे। उसके बाद आप टोटल करते रहिए। राइट, चलिए तो एक काम करते हैं, मैं अगले पेज पे आपको दोबारा से जर्नल एंट्री करवाता हूं। ये देखिए, मैं यहां पर हालांकि फॉर्मेट बनाते हैं, ये तो सभी जानते हैं, हम इसमें फॉर्मेट बनाएंगे, लेकिन क्योंकि हम क्लास में कर रहे हैं तो फॉर्मेट मैं नहीं बना रहा हूं। आप लोग एग्जाम में डेफिनेटली फॉर्मेट बनाना, क्योंकि बिना फॉर्मेट के करोगे तो मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं। ओके, ठीक है सर, चलिए ना पढ़ते हैं, पहले सवाल पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो देखो बेटा, मेरे सवाल में क्या लिखा है, कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। ये कौन सा रेशियो हो गया बेटा, ये ओल्ड रेशियो हो गया। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। आइए बैलेंस शीट को खाली करते हैं। सबसे पहले असेट्स में मारो। असेट्स में क्या क्या दे रखे हैं, सब कैश को छोड़ देते हैं क्योंकि कैश को हम ट्रांसफर नहीं करते, ये कैश अकाउंट में जाता है। ठीक है, प्लांट है, मशीनरी है, स्टॉक है और डेटर है। ये चारों के चारों क्या है, असेट्स। ट्रांसफर करेंगे, किसको देंगे ये सारे असेट्स, रियलाइजेशन को। पहली एंट्री याद करो, क्या एंट्री होती है, व्हेन सन्ड्री असेट्स ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। जनरल एंट्री बताइए, तो जनरल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, यही होता है ना। तो मैं एंट्री करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट DR, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। अब सन्ड्री असेट्स का आप नाम लिख सकते हैं, क्या क्या है, तो टू प्लांट अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। प्लांट मशीनरी के अलावा क्या था, स्टॉक एंड डेटर, तो टू स्टॉक अकाउंट और टू और क्या था, डेटर। ठीक है, मैंने एंट्री क्या करा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर। सर प्लांट कितने का था बता दो ना बेटा, प्लांट है 10, 15, 5 और 7, ये लो 10,000, 15,000,
5,000 और 7,000, टोटल कितने हो गए? 15, 5, 20, 30, 37, 37,000, 37,000। ठीक है। और नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन लिखेंगे बीइंग assets transferred to realization, being assets transferred to realization account। ठीक है। इसके बाद एंट्री नंबर 2, देखिए मैंने बैलेंस शीट में क्या करा, मैंने बैलेंस शीट के सारे असेट्स को एक्सेप्ट कैश को छोड़कर, पता है कैश कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, वो क्योंकि हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं, तो फिर कैश अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा, उसे ट्रांसफर करते ही नहीं है। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस बच गया, चलो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले लायबिलिटी ट्रांसफर कर लेते हैं, और लायबिलिटी देखो कौन कौन सा ट्रांसफर करने लायक है, एक क्रेडिटर और एक बिल्स पेबल, है ना। तो इसे ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करेंगे। अब बताओ जनरल एंट्री क्या होती है जब हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में? तो सर एंट्री होगी सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सन्ड्री लायबिलिटी का नाम क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर क्रेडिटर कितने का था? 5,000 का, तो क्रेडिटर आ गया हमारा 5,000 का, बिल्स पेबल आ गया हमारे पास 3,000 रुपए का, टोटल आ गया 8,000। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग आउटसाइडर लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद एंट्री नंबर 3, सर पता है आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन था, और प्रॉफिट एंड लॉस असेट्स में गिवन होना किस बात को इंडिकेट करता है? लॉस को। और लॉसेस सारे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में क्या करते थे सर? पार्टनर्स में बांट देते थे, तो बांट दो पार्टनर्स में, और पार्टनर्स में बांटेंगे तो एंट्री क्या होगा? तो सर एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस है ना तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाता है, इतना तो मालूम ही होना चाहिए। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का था सर प्रॉफिट एंड लॉस? 3,000 रुपए का। इसे बांटेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो रेशियो 2:1 था, 2,000 एक्स को मिलेगा और 1,000 मिस्टर वाई को। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर। ओके, देखिए एक बार फिर से वापस चलते हैं बैलेंस शीट पर। मैंने प्लांट ट्रांसफर कर दिया, मशीनरी ट्रांसफर कर दिया, स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, डेटा ट्रांसफर कर दिया, और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, कैश हम कहीं दिखाते नहीं क्योंकि ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से जाएगा। तो बताइए बैलेंस शीट के असेट साइड तो खाली हो गया। लायबिलिटी में अगर आप चेक करोगे तो मैंने क्रेडिटर ट्रांसफर कर दिया, बिल्स पेबल ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व रह गया। कैपिटल भी हम कहीं नहीं दिखाएंगे, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है बाय बैलेंस बीडी के नाम से, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो क्या रह गया? जनरल रिजर्व, और ये जनरल रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स में। तो आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। आपको आता है ना, हम लोगों ने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हर जगह सीखा ये बात। तो आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंट्री क्या होगा बताओ? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री बनेगा रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब एक्स कैपिटल, और टू वाइज कैपिटल, एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। कितने का है जनरल रिजर्व? मेरे हिसाब से 6,000 का, राइट? हाँ जी, 6,000 का। इसे हम बांटेंगे तो 4,000 मिस्टर एक्स को मिलेगा
और 2000 मिस्टर वाई को। और नरेशन क्या होगा? बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, ठीक है सर। तो मैंने क्या करा है, देखो एक बार फिर से बैलेंस शीट पर मैंने असेट्स की सारी आइटमों को ट्रांसफर कर दिया एक्सेप्ट कैश, अदर देन कैश, कैश को छोड़कर, वो नहीं होता ट्रांसफर। और लाइबिलिटी साइड के लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, रिजर्व पार्टनर्स में जाएगा, कैपिटल की कोई एंट्रीज होती नहीं है। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। पहला स्टेप फर्स्ट लाइन पढ़ा था हमने। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था बैलेंस शीट को खाली करना, हमने कर दिया। स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है एडजस्टमेंट पढ़ना। तो ये आइए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। लिखा है ऑन द अबाउ डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। इसी दिन इन लोगों ने डिसाइड करा कि हम अपने पार्टनरशिप को बंद कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। राइट, क्या लिखा है इसमें? असेट्स रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब होता है बिक जाना। अब आप मुझे अपने दिमाग पे जोर डाल के बताइए, असेट्स बेचने की जर्नल एंट्री क्या होती है? तो सर असेट्स बेचने की जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू। हाँ बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। असेट्स नहीं, असेट्स तो हमने ट्रांसफर कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग असेट रियलाइज्ड। सर कितने से? सारे एसेट्स की वैल्यू जोड़ लो। देखो यहां पर प्लांट बिका हमारा 6000 का, मशीनरी बिका 10,000 का, 10 और 6 16 और 4 20 और 5 25,000 का। 25,000 रुपए से हम ये एंट्री कर देंगे। ये वाली एंट्री हम कितने से करेंगे? 25,000 से, सारे असेट्स को जोड़कर। ओके, ठीक है जी, ठीक है सर। देखो एक बार फिर से, पहली एंट्री उसने बोला था असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड बिक गया, तो हमने एंट्री कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने? सारे को जोड़ दिया। क्रेडिटर वर पेड ₹1,000 मोर, हम क्रेडिटर को 1000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। बिल्स पेबल को टोटल 2500 रुपए पे कर रहे हैं। ठीक है, अब क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों हमारी क्या है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी पेमेंट करने की भी जनरल एंट्री बता दो। तो सर लाइबिलिटी पेमेंट करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। आप तीनों को जोड़ के दिखा सकते हो। तीनों किसको बोल रहा हूं मैं? बीइंग लाइबिलिटी पेड, बीइंग लाइबिलिटी पेड। किन तीनों की बात कर रहा हूं? तो ये देखो, मैं बात कर रहा हूं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर को 1000 रुपए ज्यादा दिया। अरे क्रेडिटर था कितने का? तो क्रेडिटर था बेटा मेरे पास 5000 का, 1000 रुपए हम ज्यादा पे करेंगे, मतलब हमने क्रेडिटर को कितना पे करा? 6000 रुपए। और बिल्स पेबल को कितना पे करा? 2500। तो 6 और 2 8500। और रियलाइजेशन का खर्चा कितना है? 1000 का, तो कितने हो गए? 9500। तो 9500 रुपए से ये वाली एंट्री। सर तीनों ही आपने जोड़ दिया? हाँ, क्योंकि तीनों की ही एंट्री सेम होगी। आप मुझे बताओ क्रेडिटर की पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्स पेबल की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो तीनों की सेम एंट्री होती है, इसलिए मैंने तीनों की एक ही एंट्री करा और तीनों अमाउंट को एक साथ जोड़ के दिखा दिया। समझ में आया? कितनी एंट्री हुआ बताओ? 6 एंट्री, सिर्फ 6 एंट्री। यस, सिर्फ 6 एंट्री। बताओ 6 नंबर का सवाल आएगा और 6 एंट्री में आपका सवाल खत्म हो जाएगा। जब वो मांगेगा हमसे कि जनरल एंट्री करके दिखाइए, ये लीजिए, कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। रिलेशन टू सारे एसेट्स हमने करा। एंट्री नंबर 1 और 2 कॉपी हो गया। एंट्री नंबर 3, 4 एंड 5, ठीक है। एंड एंट्री नंबर 6, सवाल खत्म, फिनिश। सर एक और बात बताऊं? बोलो। एक सवाल करके दिखाता हूं जिसमें ये बैलेंस शीट वगैरह ना, हालांकि मैं इस सवाल के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट भी बना सकता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इवन कैश अकाउंट भी बना सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं आज वो लेजर वाली पार्ट ना करें,
अभी हम 1-2 क्लासेस में जर्नल पर थोड़ा मेहनत करते हैं, फिर लेजर पर आएंगे। अगर आज ही मैं लेजर करवाऊंगा तो आधे से ज्यादा बच्चे रटना स्टार्ट कर देंगे, अच्छा ऐसे होता है, छोड़ो यार जर्नल हम याद कर लेंगे। तो याद बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जर्नल बेस करोगे तो आराम से कर पाओगे। चलिए तो एक काम करते हैं, हम अगला सवाल करते हैं। सर अगला सवाल भी आप लिख के आए हो? नहीं, मैं आज लिख के नहीं आया हूं, पढ़िए, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। कहता है अ फर्म, ठीक से पढ़ना लैंग्वेज, ठीक है। अ फर्म अंडर डिसोल्यूशन, अ फर्म अंडर डिसोल्यूशन हैज ऑलरेडी ट्रांसफर असेट्स, जिसने ऑलरेडी असेट्स को ट्रांसफर कर दिया, और ब्रैकेट में लिखा है अदर देन कैश, कैश को छोड़कर। अभी हमने एक सवाल करा, बैलेंस शीट के सारे असेट्स हमने ट्रांसफर करे, कैश को करा था ट्रांसफर नहीं। ये क्योंकि कैश का बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि उसे क्या करते हैं, हम उसे कैश अकाउंट के डेबिट में डाल देते हैं, टू बैलेंस बीडी के नाम से। इसीलिए उसने ब्रैकेट में लिखा अदर देन कैश, कैश को छोड़कर। एंड आउटसाइड लायबिलिटी, और बाहर वाली लायबिलिटी को भी हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया, पहले ही, मतलब पहली 2 एंट्री उसने ऑलरेडी कर रखा है। सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में डाला और एंट्री करा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, और सारी लायबिलिटी को भी ट्रांसफर करा और एंट्री करा सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट या आउटसाइड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये ऑलरेडी वो कर चुका है, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट, व्हाट एंट्री विल बी पास्ड, आप क्या एंट्री करोगे इसके, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंटली, तो आप इसके एंट्री करके दिखाओ। मतलब ये जो जर्नल मुझे करना है, ये जो मुझे जर्नल करना है, ये मानते हुए करना है कि हमने सारे असेट्स और सारी लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ठीक है। पहली एंट्री पढ़िए बेटा, क्या लिखा है, ₹1400 वर पेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, 1400 रुपए रियलाइजेशन का खर्चा है। बताइए जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री होगा, हम ही जानते हैं भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से, 1400 से। नरेशन बता दिए, तो नरेशन सवाल को कॉपी करते हैं, 11वीं क्लास में सीखा था नरेशन लिखना, सवाल को कॉपी करो। रुपीज बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। एंट्री नंबर 2, क्रेडिटर वर पेड ₹32,000, बताइए एंट्री। सर क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री करेंगे, पता है ये वाली एंट्री 11वीं क्लास के बच्चों को देना या 12वीं क्लास के उस बच्चे को देना जिसने डिसोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं पढ़ा। तो क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री वो क्या करेगा पता है, वो एंट्री करेगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। आप भी यही एंट्री करते अगर डिसोल्यूशन का चैप्टर नहीं पढ़ते, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन क्योंकि डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं और डिसोल्यूशन में हमें मालूम है ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, सारी लायबिलिटी को रियलाइजेशन में हमने ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब अब मैं लायबिलिटी का नाम नहीं लूंगा, तो मैं नाम किसका लिखूंगा, मैं नाम लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कितने से, 32,000 से, 32,000 से। हाँ, नरेशन में हम लिख सकते हैं बीइंग क्रेडिटर पेड, बीइंग क्रेडिटर पेड। ओके, समझ में आया मेरी बात। अगर किसको ये नरेशन पढ़ेगा ना, जिन्होंने रिलेशन का चैप्टर डिसोल्यूशन नहीं पढ़ा, वो कहेगा सर ये क्या कर दिया तुमने, एंट्री तो होना चाहिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि क्रेडिटर को हमने ऑलरेडी कहां ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन में। एंट्री नंबर 3, एन अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज्ड। सर रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, बिकने की एंट्री तो सेम, और असेट्स बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन,
कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से बेटा? 800 रुपए से। नरेशन क्या होगा? बीइंग अनरिकॉर्डेड assets realized, unrecorded assets realized। एंट्री नंबर 4, स्टॉक वर्थ ₹1600, वर्थ मतलब कीमत, स्टॉक जिसकी कीमत 1600 रुपए था, वॉज टेकन ओवर बाई पार्टनर बी एट ₹1200। एक बात बताऊं, डिजोल्यूशन का भी हमने एक सवाल करा था, मालूम है आपको? चलो दिखाता हूं फिर से। ये देखो, ये देखो, यहां पर मेरे प्लांट की कीमत कितनी थी बताओ? 10,000। बिक कितने में रहा है जरा देखो जल्दी से? 6,000 में। तो हमने जब बेचने की एंट्री करा है तो 10,000 से करा या 6,000 से? सर हमने तो 6,000 से करा था। यही तो डिजोल्यूशन में जब भी असेट्स रियलाइज्ड करते हैं या लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं तो कितना पेमेंट करा, कितने में रियलाइज्ड करा, ये इंपॉर्टेंट होता है। हम उसी अमाउंट से एंट्री करते हैं। था कितने का उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्लांट हमारा 10,000 का था, बिका 6,000 में, हमने एंट्री 6,000 से करा। बेचने की एंट्री करेंगे बेचने वाले अमाउंट से, रियलाइज्ड अमाउंट से करेंगे, ठीक है? रियलाइजेबल अमाउंट से करेंगे, जितने में बिक रहा है उस अमाउंट से करेंगे। कितने का था मेरे को कोई लेना देना नहीं है। देखो मशीन हमारा यहाँ कितने का था? 15,000 से। देखो यहाँ पर कितने का है? 15,000। और मशीन बिका कितने में? 10,000 में। और मैंने एंट्री कितने से करा? 10,000। मैंने ऐसे करा था ना, 6 और 10 16 और 4 20 और 5 25,000। और मैंने यहाँ पर एंट्री कर दिया था 25,000। ये देखो अगर दिख रहा हो आपको, मतलब डिजोल्यूशन में असेट्स कितने का था या लायबिलिटी कितने की थी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कितने में बिक रहा है या कितना हम उसे पेड कर रहे हैं, उससे हम एंट्री करेंगे। तो इस सवाल में मेरे को कहता है कि 1600 रुपए का स्टॉक है, 1600 रुपए का स्टॉक है, जिसे पार्टनर लेके जा रहा है 1200 में। तो बेटा कितने में लेके जा रहा है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। था कितने का ये मत गिनवाओ मुझे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो मेरे पास लिखा है कि स्टॉक जो है वो मिस्टर बी लेके चला गया। बी पार्टनर लेके जाएगा तो हम उसके कैपिटल में माइनस करेंगे और एंट्री क्या करेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब यहां स्टॉक तो लिखूंगा नहीं मैं, तो क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन। तो एंट्री बन गया बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से? 1200 से। जितने में ले गया उतने से एंट्री बताओ सर, था कितने का ये मत बताओ। तो नरेशन होगा बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाई बी। ओके, एनी डाउट? नहीं सर मुझे नहीं लगता डाउट होना चाहिए। एंट्री नंबर 5, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹3,500। हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जिसमें मुझे 3,500 का प्रॉफिट हुआ। वर शेयर्ड बिटवीन पार्टनर, उसे पार्टनर्स में बांट दो। पार्टनर्स में बांटेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे, तो एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। पार्टनर्स का नाम बताओ क्या लिखा है? लिखा है सर ए और बी इन द रेशियो 5:2। तो 2 एज कैपिटल, 2 एज कैपिटल और 2 बीस कैपिटल। ओके, कितने का है बताओ ना? सर 3,500 का प्रॉफिट था और इसे हम बांटेंगे 5:2 में, तो ये आ गया 2,500 और 1,000। नरेशन आप अच्छे से जानते हो, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर। ठीक है, चलिए जी, तो ये सवाल भी मेरा खत्म हो गया। आप एक बार चेक करना चाहो, नोट करना चाहो तो आप जल्दी से नोट कर सकते हो। ये मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए।
1 2 3 एंट्रीज आपको दिख रहा है, टोटल 5 एंट्री तो है ही, और ये 4 और 5 एंट्री भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए 3 4 5, क्विक कॉपी कर लीजिए। बताइए मुश्किल लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो इससे आसान चैप्टर तो हमारे पास है ही नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर। क्या कह रहे हो सर, एक सवाल और करवा दो? इतना आसान है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक और सवाल करेंगे? तो चलिए, अब मैं तुम्हारी बात काट ही नहीं सकता, मना कैसे करूं? तो चलिए काम करते हैं, एक सवाल और करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है सर? तो आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए बेटा। What journal entry would be passed for the following transaction? What journal entry would be passed for the following transaction on the dissolution of a firm after various asset? ब्रैकेट में क्या लिखा है? अदर देन कैश। भैया कॉमन सेंस की बात है कि कैश कभी ट्रांसफर नहीं करते, इसलिए वो बार बार कहता है अदर देन कैश, कैश को छोड़कर। कैश तो सीधा कैश अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब हमने सारे असेट्स को और थर्ड पार्टी आउटसाइड लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। पहली एंट्री, बैंक लोन ₹12,000 इज पेड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर appear ₹35,000 and unrecorded liability ₹6,000 and loss on realization ₹14,000 were to be distributed between A and B in the ratio 5:2। बहुत आसान सवाल है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऊपर जर्नल एंट्री नंबर 1, बैंक लोन हमने पेड कर दिया। एंट्री बताइए सर, बैंक लोन पेमेंट करेंगे तो हमारे जेब से पैसा जाएगा, तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक में लिख सकते हो। कितने से? 12,000 से, 12,000 से। नरेशन आप बता दीजिए सर। नरेशन वही बचपन वाली, बीइंग बैंक लोन पेड। किसी 11वीं क्लास के बच्चे को पकड़ना, पूछना बैंक लोन पेड करने की एंट्री बताओ, तो पता वो एंट्री क्या बोलेगा? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। और हम क्या बोल रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? क्योंकि हमने बैंक लोन मतलब लाइबिलिटी को ऑलरेडी कहां ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन में। ओके ओके सर। एंट्री नंबर 2, डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज अवर लॉस and all losses distribute between the partner in their profit sharing ratio। तो अगर लॉस को बांटेंगे तो सिर्फ पार्टनर्स का नाम बता दो ना, नीचे लिखा हुआ ए और बी है, तो हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताइए कितने का था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो बेटा ये था 35,000 और रेशियो हमें गिवन है कितने का? 5:3। तो ये आ जाएगा 25,000 और 10,000। नरेशन बताओ, बीइंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर। ओके ठीक है सर। एंट्री नंबर 3 क्या था बताओ? तो सर एंट्री नंबर 3 था एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ₹6,000 पेड। कुछ नहीं लिखा तो भैया पेड कर रहे हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो और पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा? वही सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से सर? अमाउंट है 6,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000। नरेशन बता दो, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस था ना? नहीं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। सर कहां पे लिखा है कि हमने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे करा? भैया बिजनेस बंद कर रहे हैं, यहाँ तो सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, तो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हम उसे पेमेंट करेंगे ही करेंगे। ठीक है,
फोर्थ, लॉस ऑन रियलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, बांटेंगे पार्टनर्स में, तो एंट्री क्या बनेगा, वही ऊपर हमने करा, एंट्री नंबर 2 कॉपी कर दो। और क्या, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां लेकिन रियलाइजेशन का नाम आएगा भाई, डेफर्ड रेवेन्यू मत लिख देना, क्योंकि ये रियलाइजेशन का लॉस है। कितने का लॉस हुआ, 14,000 का। इसे हम बांट देंगे तो 10,000 और 4,000। नरेशन क्या हो गया बताइए, नरेशन होगा बीइंग रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर। लीजिए, हाँ मुश्किल लगा, कॉपी करोगे आप, लीजिए बेटा फटाफट कॉपी करो। ये रहा मेरी एंट्री नंबर 1 और 2, कॉपी करो, वीडियो रोक के कॉपी करो, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। इसके बाद ये रहा एंट्री नंबर 3 और 4। आज की क्लास में मैंने 3 सवाल करवाए, तीनों जनरल एंट्री के, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैं आज आपको होमवर्क दूंगा उसे भी आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ठीक है सर। तो होमवर्क मैं आपको सेंड करूंगा, आप प्लीज उसे जरूर सॉल्व करना, और जो भी डाउट हो वो मेरे से पूछना जरूर, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको जनरल एंट्री पर आएगा, लेजर उतना ही आपको आसान लगेगा। और ये सवाल ऐसा है जिसमें लेजर भी आया है और जनरल भी एग्जाम में कई बार आया है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बगैर।